हेलो फ्रेंड्स, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर मैं नितिन शर्मा एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक केमिस्ट्री का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पृष्ठ रसायन। पृष्ठ का मतलब होता है किसी भी ठोस या किसी भी पदार्थ की सतह पर क्या रासायनिक प्रक्रियाएं होती है उसके बारे में जो अपन अध्ययन करते हैं उसे हम पृष्ठ रसायन के नाम से जानते हैं। देखो, हम जनरली आपने भी देखा होगा कि अपने आसपास के क्षेत्र है, जैसे मैं एक जनरल उदाहरण आपको बताता हूं कि जैसे दीवार है ना, ये वाली दीवार है। इस दीवार के ऊपर हम कोई भी कलर करते हैं तो आप देखते हो कि कलर जो होता है वह दीवार की ऊपरी सतह पर ही होगा। ऐसा नहीं कि दीवार को अगर आप थोड़ा सा इसमें छेद करोगे तो अंदर से भी कलर नहीं आता है, यानी उसकी पृष्ठ सतह पर क्रिया होती है। ठीक है। और आज के टाइम में आप देखते हो युवा वर्ग जो है जो सबसे ज्यादा मेकअप करते हैं, तो मेकअप करते समय क्या आता है, चेहरे के ऊपर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं है ना, या पिंपल्स बनते हैं, उन सबको हटाने के लिए या उन सबको क्या करते हैं, मतलब दिखाना नहीं है, बाहर नहीं दिखे, इसके लिए ऊपर लेप करते हैं, जिसे अपन अपनी भाषा में बोलते हैं मेकअप करना। ठीक है। तो वो मेकअप की प्रक्रिया भी क्या होती है, सब केमिकल से मिलकर बने हुए होते हैं और वो चेहरे के ऊपर जब लगाते हैं तो लगाने पर क्या होगा, अंदर चेहरे के ऊपर सतह के ऊपर जो छोटे छोटे छेद होते हैं ना, वो छेद सारे क्या हो जाते हैं, भर जाते हैं, जिसे अपन कहते हैं चेहरे के ऊपर प्लास्टर करना एक तरह से, है ना। तो पृष्ठ रसायन का मतलब ये होता है कि किसी भी पदार्थ, चाहे वह ठोस अवस्था में हो चाहे वह द्रव अवस्था में हो, है ना, उसकी सतह पर रासायनिक अभिक्रियाएं किस प्रकार से संपन्न होती है या रासायनिक प्रक्रम कैसे चलते हैं, वह हम इस पाठ के अंदर पढ़ेंगे। ये पाठ अपने 4 नंबर का है। ठीक है। और इस पाठ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें ना 3 भाग है। ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर 3 भाग आएंगे। पहला भाग आएगा जिसका नाम है अधिशोषण। क्या नाम आएगा, अधिशोषण। ठीक है। दूसरा भाग आएगा जो आएगा उत्प्रेरण। क्या नाम आएगा, उत्प्रेरण। और तीसरा भाग इसके अंदर आएगा कोलाइड स्टेज, जो पदार्थ की अवस्था होती है। ये 3 भाग है, यानी ये पार्ट 3 पार्ट के अंदर बटा हुआ है और इसमें प्रत्येक पार्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा सवाल इसके अंदर जो आते हैं वो उत्प्रेरण और कोलाइड के अंदर आते हैं। ठीक है। और अधिशोषण के अंदर एक सवाल फिक्स रहता है, वो फिक्स है, 100% आता है उसमें से। ठीक है ना। तो इस पार्ट के अंदर अपन ये मुख्य रूप से 3 भाग पढ़ेंगे। ठीक है। आपको सबसे पहली चीज और भी कह सकता हूं कि ये पार्ट है ना बहुत इंटरेस्टिंग मतलब चैप्टर है, इसमें बोरिंग नहीं आएगा। कहते हैं ना केमिस्ट्री बोरिंग है, केमिस्ट्री बोरिंग नहीं है। मैं आपको पहले कह देता हूं, केमिस्ट्री एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। फिजिक्स और मैथ्स की तुलना में अच्छे नंबर या ज्यादा नंबर अगर लाए जाते हैं तो इस सब्जेक्ट के अंदर लाए जाते हैं, केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है ना। तो एक बात ये दिमाग में सोच के रखना, अपना ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। ठीक है ना। आप इसको अच्छे इंटरेस्ट लेकर पढ़ोगे तो बहुत अच्छी चीजें आपके सामने आएगी। और सबसे बड़ी बात, ये पार्ट ऐसा पार्ट है या ये लेसन ऐसा लेसन है जिसका हमारे दैनिक जीवन में जो हमारे आसपास का वातावरण है उससे बहुत ज्यादा रिलेशन है। ठीक है। तो आज हम इस पार्ट की शुरुआत करते हैं और इस पार्ट में सबसे पहला पार्ट लेंगे अधिशोषण। ठीक है। तो इसमें क्या है, मुख्य रूप से अधिशोषण, उत्प्रेरण और कोलाइड। तो पृष्ठ रसायन की परिभाषा क्या होगी, किसी भी पदार्थ की सतह पर होने वाली रासायनिक प्रक्रियाएं या होने वाले रासायनिक परिवर्तन का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, पृष्ठ रसायन या सरफेस केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो आप 1 मिनट इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, नहीं तो आप क्या करो, पार्ट का नाम लिख दो। पार्ट का नाम लिखने के बाद फिर इसमें ये 3 पॉइंट, इसकी परिभाषा अपने आप लिखोगे। किसी भी पदार्थ की सतह पर है ना होने वाले रासायनिक प्रक्रम जो होते हैं, उन रासायनिक प्रक्रम का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है या रसायन विज्ञान की शाखा के अंतर्गत करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, पृष्ठ रसायन के नाम से जानते हैं। ठीक है, हो गया। अब हम लेते हैं इसमें पाठ का पहला पॉइंट, वो है अधिशोषण। क्या लेते हैं, अधिशोषण। देखिए, आप इसका परिभाषा आपने सुन ली होगी, है ना। अब देखिए आप, अधिशोषण
अधिशोषण क्या होता है, अधिशोषण में क्या प्रक्रिया होती है? तो देखो आप, हम शुरुआत करने जा रहे हैं अधिशोषण। ध्यान रखिएगा, अवशोषण नहीं है ये अधिशोषण है। अधिशोषण को देखो, अवशोषण को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन और इसको कहते हैं एडजॉर्प्शन। इसको क्या कहते हैं? एडजॉर्प्शन के नाम से जाना जाता है, एडजॉर्प्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अधिशोषण क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया, अभी जस्ट कुछ सेकंड पहले या कुछ मिनट पहले हमने बताया कि ये जो पृष्ठ है, जैसे ये दीवार है ना, इस दीवार के ऊपर अगर अपन कलर करते हैं तो ये कलर क्या हो रहा है? केवल दीवार की सतह पर ही आ रहा है ना। और मेकअप करते हैं तो मेकअप में ये थोड़ी होता है कि केमिकल सारे अंदर चले जाते हैं, केवल ऊपरी सतह पर। जैसे ये अपनी सतह है तो इस सतह के ऊपर क्या होगा, वो सारे मेकअप करते हैं तो ऊपर से एकदम क्या होती है, त्वचा चिकनी हो जाती है ना, मतलब क्या कहेंगे अपन इसको, प्लास्टर हो जाता है अपना इसके ऊपर। तो अधिशोषण, अधिशोषण का मतलब ये होता है कि पदार्थ जो होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, पदार्थ की जो ऊपरी सतह होती है ना, चाहे अपन ठोस ले सकते हैं, तो ठोस की ऊपरी सतह के ऊपर कई मुक्त संयोजकताएं पाई जाती है, या हम ये कह सकते हैं कि ठोस की सतह पर कई छोटे छोटे रिक्त स्थान पाए जाते हैं। और जब हम उन रिक्त स्थानों के ऊपर या उस सतह के ऊपर कोई दूसरा पदार्थ, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, कोई दूसरा पदार्थ, अब वो चाहे द्रव अवस्था में हो चाहे गैस अवस्था में हो, जब उसके ऊपर हम प्रवाहित करते हैं तो प्रवाहित करने पर उस पदार्थ के जो कण होते हैं, वह कण पृष्ठ की जो सतह है, उस सतह के अंदर जो मुक्त संयोजकताएं होती है, उनको पूर्ण करने के लिए उनके साथ में बंध बना देते हैं। जैसे देखो आप, जैसे मान लो ये एक सतह है, देखें ध्यान से देखिएगा, ये सतह है, ठीक है। अब इस सतह पर अपने क्या है, इसमें देखो मैं ये छोटे छोटे डॉट कर रहा हूं, ये इसके अंदर क्या है, मुक्त संयोजकता है, यानी खाली स्थान है, रिक्त स्थान है। अब जब आप इसके ऊपर कोई पदार्थ का चूर्ण डालते हो तो वो चूर्ण क्या होता है, उसके कण धीरे धीरे इसके अंदर यूं आ जाएंगे, है ना, ये कण है ना, इसकी सतह के ऊपर आकर यूं फिक्स हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं इसके साथ में। तो ये जो भाग है जिसमें ये पदार्थ के कण इन खाली रिक्त स्थानों के ऊपर बैठ गए, है ना, तो अब देखो आप इसको ये कह सकते हो, इसे है ना इस तरह से बता सकते हैं कि भाई ये ठोस की सतह है, क्या है, ये ठोस सतह, ठीक है। और इसके अंदर ये जो रिक्त स्थान है, इसको अपन कहते हैं मुक्त संयोजकताएं, क्या कह सकते हैं, मुक्त संयोजकता, ठीक है। और ये जो कण है ब्लैक कलर के, ये ब्लैक कलर के जो कण है, ये कोई अन्य पदार्थ है, ये क्या है, अन्य पदार्थ है, जो इसकी सतह के ऊपर क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। क्यों जुड़ रहा है, क्योंकि इसकी सतह पर रिक्त स्थान पाए जाते हैं, तो ये उन रिक्त स्थानों को भरने के काम आता है। तो ये प्रक्रिया जो होती है, इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं। वापस सुन लीजिएगा, अधिशोषण की जो अपन परिभाषा बताएंगे वो इस तरह से बताएंगे कि किसी ठोस पदार्थ की सतह पर जब कोई द्रव या गैस के कण प्रवाहित किए जाएं, है ना, तो ध्यान दीजिएगा, ठोस सतह पर द्रव या गैस के कण, ठीक है, हम ये कहते हैं प्रवाहित करते हैं, किए जाए, तो वह कण इनकी मुक्त संयोजकताओं को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं, या ये कह सकते हो आप संतुलित करते हैं, या हम ये कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, कि ये कण जो होते हैं वह उस भाग पर या उस सतह पर संकेंद्रित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, संकेंद्रित हो जाते हैं। तो ये प्रक्रिया अधिशोषण की प्रक्रिया
कहलाती है। ठीक है, अधिशोषण सबसे बेस्ट चीज है जिसमें हम ये कह सकते हैं, देखो किसी भी पदार्थ की सतह पर ये प्रक्रियाएं होती है। अब इसका दैनिक जीवन में उपयोग कैसे होगा, तो आप है ना, जैसे हम चाहें कि हमारा जैसे कोई कक्ष है, उस कक्ष के अंदर हमें निर्वात उत्पन्न करना है। क्या करना है? निर्वात। तो निर्वात उत्पन्न करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक विशेष प्रकार का पदार्थ होता है जिसे कहते हैं चारकोल। क्या नाम देते हैं? चारकोल। ध्यान दीजिएगा, एक विशेष पदार्थ होता है चारकोल, ये कोयले से मिलकर बना हुआ होता है चारकोल, यानी कोलतार और इससे मिलकर बना होता है। इसकी सबसे बड़ी मतलब उपलब्धि ये होती है या इसकी विशेषता ये होती है कि इसकी जो सतह है, इसकी सतह पर गैसें अवशोषित हो जाती है। गैस के जो कण होते हैं वह इसके ऊपर अवशोषित हो जाएंगे। तो किसी में कक्ष के अंदर अगर हमें निर्वात उत्पन्न करना है तो निर्वात उत्पन्न करने के लिए हम इस चारकोल का उपयोग करेंगे, या एक और शब्द आता है जिसका नाम है सिलिका जेल। नाम क्या आता है? सिलिका जेल। सिलिका मतलब क्या होती है? SiO2, इसके साथ में और कोई रसायन मिलाकर और सिलिका जेल बनाया जाता है। तो सिलिका जेल भी इसी तरीके से उपयोग में लिया जाएगा, है ना। तो निर्वात उत्पन्न करना है या किसी भी क्षेत्र के अंदर अगर गैस का दाब बढ़ जाए तो गैस के दाब को कम करने के लिए ये पदार्थ उस स्थान के ऊपर लगाए जाते हैं, ये सेंसर के हिसाब से काम करते हैं। तो वो क्या करेंगे? इस गैसों को अवशोषित कर लेते हैं, जैसे अपनी सतह पर, सॉरी अवशोषित नहीं, अधिशोषित कर लेते हैं, और अधिशोषित करते हैं वहां का दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, दूसरी चीज आपने अधिशोषण की सबसे बड़ी, आपने इसकी विशेषता और बतानी है, आपको उपयोग बता रहा हूं इसका, कि जो गैस के मार्क्स आते हैं, जो वर्कर अपने सीवरेज लाइन के अंदर नीचे उतरते हैं, तो सीवरेज लाइन के अंदर क्या होता है? अंदर की तरफ बहुत ज्यादा अपशिष्ट पदार्थ होने से कई विषैली गैसें होती है जो उसमें निकलती है, जिससे क्या होता है कि व्यक्ति की, आता है न्यूज के अंदर भी अपन देखते हैं कि व्यक्ति की मौत हो जाती है। वो क्या कहते हैं? दम घुटने के कारण, है ना। लेकिन क्या होता है इसमें कि इसके अंतर्गत आपको ये बताना है कि जब गैस, ये मास्क लगा हुआ रहता है, तो मास्क के अंदर की जो सतह होती है, उस अंदर की सतह के अंदर ये पदार्थ लगे हुए रहते हैं। चारकोल भी होता है या सिलिका जेल भी होता है। तो वो क्या करता है? जो श्वसन क्रिया में गैसें आती है, तो ऑक्सीजन के अलावा बाकी जो गैसें, विषैली गैसें हैं, उनको अपनी सतह पर अधिशोषित करती रहेगी। तो गैस जाएगी श्वसन क्रिया में, कौन सी? सिर्फ ऑक्सीजन जाती है। या हम ये कह सकते हैं किसी रंगीन पदार्थ को रंगहीन में बदलना है, तो उसके लिए भी अधिशोषण का उपयोग किया जाता है। तो अधिशोषण का मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी ठोस लो या द्रव, चलो इसमें ये दोनों बता दो, ठोस या द्रव पदार्थ की सतह पर जब कोई अन्य द्रव या गैस कण प्रवाहित किए जाते हैं, तो वहां कण जो होते हैं उसकी संयोजकता को क्या करते हैं? पूर्ण कर देते हैं, या ये कह सकते हैं उसके उस भाग में केंद्रित हो जाएंगे। मतलब सतह के अंदर जहां जहां वो कण है, जैसे ये अपन सतह लेते हैं, देखो ये सतह के अंदर जैसे ये मुक्त संयोजकता है, खाली रिक्त स्थान है ना। तो इन रिक्त स्थान के अंदर वो कण आकर क्या हो जाएंगे? बैठ जाते हैं, अंदर नहीं जाएंगे, केवल ये पृष्ठ की सतह पर ये प्रक्रिया होती है, ये अधिशोषण कहलाती है। ठीक है, अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब देखो आप, अधिशोषण शब्द जो है ना, वो दो भागों से मिलकर बना है। जैसे अपन विलयन के अंदर बोलते हैं ना, विलेय और विलायक, वैसे अधिशोषण जो होता है ये भी दो भागों से मिलकर बना हुआ होता है। देखिएगा, ये है अधिशोषण, अपन ले रहे हैं, देखिए। तो अधिशोषण में, अधिशोषण, अब इसके कितने भाग हैं? दो भाग है ना। दो भाग में पहला आता है अधिशोष्य पदार्थ, अधिशोष्य पदार्थ, ठीक है। और दूसरा आता है, वो है अधिशोषक। क्या कहते हैं अपन? अधिशोषक पदार्थ या अधिशोषक। तो अधिशोषण दो वर्ड है, एक होता है अधिशोष्य और दूसरा क्या आता है? अधिशोषक। ठीक है, देखिए अधिशोष्य का मतलब ये है, जैसे ये दीवार है, इस दीवार के ऊपर जो अपन पेंट करते हैं, तो जो कलर है या जो पेंट होता है ना, वह अधिशोष्य कहलाएगा। सुन लीजिएगा, हम क्या करेंगे कि सतह पर
पृष्ठ सतह पर जो पदार्थ अधिशोषित होता है उसे क्या कहते हैं? अधिशोष्य कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? अधिशोष्य कहते हैं। ठीक है, यानी जो पदार्थ पृष्ठ सतह पर अधिशोषित होगा, यानी जैसे ये दीवार है तो इस दीवार के ऊपर जो अपन कलर कर रहे हैं तो ये कलर है ना, ये अधिशोष्य पदार्थ कहलाएगा। और दूसरा आता है अधिशोषक, यानी पदार्थ की जिस सतह पर, हम इसमें ये लिखेंगे कि पदार्थ की जिस सतह पर अधिशोष्य पदार्थ क्या हो? अधिशोषित होता है। देखो बार बार वर्ड यही आ रहे हैं, अधिशोषित होता है, उस सतह को अपन क्या कहते हैं? अधिशोषक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, देखो क्या कहता है ये कि अधिशोष्य का मतलब पृष्ठ सतह पर वह पदार्थ जिसका अधिशोषण हो रहा है, यानी ये कलर है, ये कलर इस सतह के ऊपर हो रहा है तो इस कलर को अपन क्या कहेंगे? अधिशोष्य पदार्थ। और अधिशोषक मतलब ये कलर हम किसके ऊपर कर रहे हैं या कौन सी सतह के ऊपर कर रहे हैं? तो ये सतह कौन सी है? दीवार की है ना। तो दीवार जो होगी वह दीवार कहलाएगी अधिशोषक, और दीवार के ऊपर जो अपन कलर कर रहे हैं वह क्या कहलाएगा? अधिशोष्य पदार्थ कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये अधिशोषण दो नाम है, अधिशोष्य। देखो इसको कहते हैं एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो ये अलग है अधिशोष्य, और एक आया अधिशोषक पदार्थ। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब इसमें कुछ परिभाषाएं आएंगी, दो तीन परिभाषाएं शुरू की। ठीक है ना, तो इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। हाँ, और एक चीज और कह देता हूं कि जो थ्योरेटिकल दो अभी जो अपन मैंने पढ़ाया अभी तक का, जो अभी पढ़ा रहा हूं, इसका इमेज है ना, फोटो मैं खींच के और इस वीडियो के साथ में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आप क्या है उसको देख लेना, उसके हिसाब से भी आप अपने नोट्स बना सकते हो। देखो अब इसमें कुछ परिभाषाएं आती है, जैसे एक आता है अंतरापृष्ठ। ठीक है, और एक आता है सक्रिय केंद्र। देखो अंतरापृष्ठ का मतलब ये होता है कि पृष्ठ की जो ये सतह है ना, ये एक तरह से अंतरापृष्ठ कहलाएगा। तो वह सतह या वह स्थान जहां पर अधिशोषण होता हो या एक ही जगह पर केंद्रित होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि सतह पर वह स्थान जहां अधिशोष्य जो होता है वह इसके अंतर्गत बताया गया है सकेंद्रित रहता है, या अधिशोषक सकेंद्रित रहता है। कैसे रहता है मैं अभी आपको इसको बताता हूं। सकेंद्रित रहता है, जैसे देखो ये सतह है, ठीक है, अब पृष्ठ की सतह, अब पृष्ठ की सतह में वह स्थान जहां पर, जैसे ये केंद्र है, हम इसको लेते हैं, ये भाग है इसके अंदर, पृष्ठ की सतह के ऊपर के ये भाग है। ठीक है, तो ये स्थान जो होता है ना, जहां पर अधिशोषक या अधिशोषण की जो क्रिया होती है वह सकेंद्रित रहता है इन स्थानों के ऊपर, उसे अपन क्या कहते हैं? अंतरापृष्ठ के नाम से जानेंगे। और सक्रिय केंद्र का मतलब ये होगा कि पृष्ठ सतह का वह केंद्र या स्थान जहां मुक्त संयोजकताएं
क्या कहते हैं, मुक्त संयोजकताएं अधिकतम पाई जाती है, अधिकतम पाई जाती है। या ये कह सकते हैं कि ये अंतरा पृष्ठ पर भी कह सकते हो आप, अंतरा पृष्ठ पर या अंतरा पृष्ठ सतह का वह केंद्र जहां पर सबसे ज्यादा मुक्त संयोजकताएं पाई जाती है। अब ये तो अंतरा पृष्ठ है जहां पर अधिशोषण हो रहा है, ये सतह है ना जहां पर अधिशोषण की क्रिया हो रही है, और इसी के अंदर ऐसे स्थान जहां पर मुक्त संयोजकताएं बहुत अधिक होगी उसे अपन क्या कहेंगे, सक्रिय केंद्र के नाम से जानते हैं। तो ये दो परिभाषाएं आपको जनरली ध्यान में रखनी है। तो अंतरापृष्ठ का मतलब जहां अधिशोषक सकेंद्रित रहता है, पूरा जुड़ा हुआ रहता है, और सक्रिय केंद्र मतलब अंतरापृष्ठ का वह स्थान या वह केंद्र जहां पर मुक्त संयोजकता है। अब जहां मुक्त संयोजकताएं जितनी ज्यादा होगी वहां पर अधिशोषण उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब इसमें हम दो परिभाषाएं और लेते हैं। देखिए, वो है अधिशोषण जो होता है, अधिशोषण के अंदर मुख्य रूप से देखो अलग अलग प्रकार भी दिए गए हैं, लेकिन इसमें हम लेते हैं धनात्मक अधिशोषण। एक आता है धनात्मक अधिशोषण, ठीक है, और दूसरा आता है इसमें ऋणात्मक अधिशोषण, ऋणात्मक अधिशोषण। अब आप समझ सकते हो ना इनकी परिभाषाओं को। धनात्मक यानी अधिकतम, तो हम इसकी परिभाषा ये बताएंगे। देखिए कि रासायनिक प्रक्रम में इसमें ये बताया जाता है कि रासायनिक प्रक्रम में यदि अधिशोषण क्रिया अधिकतम होती है, क्या हो, अधिकतम होती है। यानी अगर किसी भी सतह के ऊपर आप कोई अधिशोषण की क्रिया कर रहे हो और वह अधिशोषण क्रिया बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाए तो उसे हम धनात्मक अधिशोषण के नाम से जानेंगे। अब यहां अधिशोषण की प्रक्रिया अधिकतम होती है तो वहां क्या होगी, क्या होगी, वहां पे न्यूनतम होगी। सीधी सी बात है कि यहाँ रासायनिक प्रक्रम में अधिशोषण की क्रिया हम बता रहे हैं अधिकतम होती है, और यहाँ पर हम क्या कहते हैं, न्यूनतम हो जाएगी। तो अधिशोषण जो होता है ना, इसको ये केवल प्रक्रिया के हिसाब से दिया गया है। आप इसमें हम ये नहीं कह सकते कि अधिशोषण जो होता है ये दो प्रकार का होता है। अधिशोषण के आगे दो प्रकार और आएंगे जिसमें हम पढ़ेंगे भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण की प्रक्रिया क्या होती है, ठीक है ना। तो यहाँ धनात्मक अधिशोषण और दूसरा क्या दिया गया, ऋणात्मक। तो ऋणात्मक में क्या लिखेंगे कि अधिशोषक पदार्थ की न्यूनतम मात्रा का, यानी ये कह सकते हैं कि कुल मात्रा का न्यूनतम भाग अधिशोषित होता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, ऋणात्मक अधिशोषण कहते हैं। तो ये परिभाषाएं दो और आपको ध्यान में रखनी है, जिसे हम कहते हैं धनात्मक अधिशोषण और दूसरा क्या कहलाता है, ऋणात्मक अधिशोषण। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आज हमने अभी यहां तक अधिशोषण के बारे में जनरली पाठ की शुरुआत की है, जिसमें हमने अधिशोषण क्या होता है, अधिशोषण के उपयोग कहाँ है, तो उपयोग में ध्यान रखिएगा वापस, जैसे अपन ये कहते हैं ना, निर्वात उत्पन्न करना, गैस मास के अंदर होता है, और कुछ गैसें जो होती है, जैसे आपने एक अभिक्रिया पढ़ी होगी, आपको याद होगा कि N2 + 3H2 है ना, और इधर अपन लिखते हैं 2NH3। तो इसमें क्या होता है, निकल या आयरन कोई भी अपन लेते हैं, है ना। तो इनकी सतह के ऊपर ये गैसें क्या होती है, अधिशोषित होती है।
ये अधिशोषण की क्रिया अपन पढ़ेंगे आगे, इसके अंदर पढ़ेंगे। उत्प्रेरण की जो क्रिया आएगी, उत्प्रेरण में भी अधिशोषण साथ में सम्मिलित होता है, तो ये भी एक तरह से आप बता सकते हो। और इसमें मुख्य रूप से ये भी बताया गया है कि हाइड्रोजन गैस जो होती है ये निकल धातु की सतह के ऊपर क्या होती है, अधिशोषित होती है। किसकी? निकल धातु की सतह पर अधिशोषित हो सकती है, ठीक है ना। तो अधिशोषण में आपको ये ध्यान रखना है, अंतरापृष्ठ यानी जिस सतह पर अधिशोष्य पदार्थ संकेंद्रित रहता है, सक्रिय केंद्र जहां वह स्थान जहां पर हम ये कह सकते हैं मुक्त संयोजकताएं ज्यादा होती है और वहां पर अधिशोषण अधिकतम होगा, ठीक है। फिर धनात्मक अधिशोषण यानी रासायनिक प्रक्रम में अधिशोषण क्रिया अधिकतम होना, और ऋणात्मक का मतलब होता है कम होना। और इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में अवशोषण, विशोषण और शोषण, तीन चीजें आएगी, और उसके बाद अपने अधिशोषण का आगे का पार्ट शुरू होगा, ठीक है। तो बाल मंदिर बाड़मेर के इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।